नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को उस समय एक बड़ा बवंडर आ गया जब पार्टी के वफादार माने जाने वाले विधायक एकनाथ शिंदे सहित 41 विधायकों से संपर्क टूट गया। शिवसेना से बगावत कर ये सभी बागी विधायक गुजरात के सूरत स्थित होटल में मौजूद रहे। बुधवार सुबह यानी आज सुबह शिंदे के साथ 40 बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इन सभी विधायकों को विशेष विमान में गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी में जिस होटल में ये सभी विधायक ठहरे हैं वहां हाई लेवल सिक्योरिटी लगाई गई है। आपको बता दें कि असम में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। सूरत एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया से बात करने के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। मेरे साथ कुल 41 विधायक हैं, जिसमें 34 शिवसेना और 7 विधायक निर्दलीय हैं। सोमवार को हुई महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद राज्य की शिवसेना सरकार को यह इतना बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका दिया था। एमएलसी चुनाव में एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस विधान परिषद की कुल 10 सीटों में से 1 सीट पर कब्जा करने में सफल रही। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में 5 सीटें जीती। एमएलसी चुनाव के बाद ही शिंदे शिवसेना के कुछ अन्य विधायकों के साथ सूरत के लिए ली मेरिडियन होटल में पहुंच गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सूरत में शिंदे और पार्टी के अन्य विधायकों से मुलाकात की है। गौर हो कि महाराष्ट्र कल पूरे दिन सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले ने काफी जोर पकड़ा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कई आरोप लगाए कि एमवीए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं ड्रामे के बीच शिंदे ने राज्य में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने के लिए शिवसेना पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हमने बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के संबंध में सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया है और न ही कभी करेंगे। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए? शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठीत रहा है, क्या कहेंगे उसको? सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है। कब तक आप अलग अलग भांति विचारधारा के लोगों को समेट कर रखोगे और जब अपनी विचारधारा छोड़ोगे तो आपके लोग विरोध करेंगे। शिवसेना और ठाकरे जी अपने आप को हिंदुत्व के प्रहरी मानते थे या कहते थे। आज वो अपने जो मूल विचार है उससे अलग हटे तो उनके लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और उनको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप मूल विचार छोड़ते हो तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाते। देखिए, ये हैंडल करने का बात नहीं है। ये जो दल जिसका आइडियोलॉजी जिस ढंग से चल रहा है उनका 180 डिग्री उल्टा दिशा से चल रहा है तो तोड़ना स्वाभाविक है, पहले ही तोड़ना चाहिए। तो ये तोड़ रहा है, भविष्य में तोड़ेंगे। शिवसेना का अस्तित्व नहीं रहेगा। वो भविष्य में वो कांग्रेस के साथ गया। कांग्रेस का हिंदुस्तान में जो हाल है उससे बुरा हाल शिवसेना का हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। सभी कांग्रेस विधायक मजबूत हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है। और जहां तक शिवसेना की बात है, मेरा मानना है कि जो उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वो
शिवसेना को लेके भी जो सारी बातें हैं उन सारी बातों का समाधान निकालने में सफल होंगे। तो महाराष्ट्र में भारी सियासी संकट जारी है और इस सियासी संकट को क्या कहा जा रहा है कि शरद पवार जो है वो कहीं ना कहीं उबर सकते हैं और एक नई राजनीति इसमें देखने को मिल सकती है। अब क्या होगा इसमें, क्या कुछ रणनीति है, वो तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा कर लेते हैं और उस पर समझ लेते हैं। जयकरण जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जयकरण जी आप ही के पास आना चाहूंगी। शिवसेना जिस तरीके से लगातार टूट की कगार पर है, कगार पर भी नहीं कहेंगे, अब तो टूट चुकी है। 40 विधायक कई हैं और बाकी के विधायक कई हैं। सूरत में और गुवाहाटी में पूरे तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है विधायकों का। आखिर इसमें कांग्रेस की क्या रणनीति बीच में रहने वाली है? गठबंधन की सरकार है, क्या कुछ आगे रणनीति? दारू में ना हम बहुत कल आते थे स्कूल के लॉकडाउन से पहले, और भूजा सतुआ शिखर पराय रजनीगंधा सिगरेट सब देते हैं। जब स्कूल के बस शाम को बंद हो जाता था होती को बेचते। जयकरण जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। इसी बीच अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। विपक्षी पार्टी है, ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर कर के कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया। ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर, अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्टेड अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की रही हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं हैं। वही माहौल देखने को मिला 5। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके मेहनत को, उनके हौसले को, क्योंकि उन्होंने भी 5 दिन तक जो संघर्ष देखा है जिस रूप में, और जो उनकी पिटाई भी हुई है कई जगह पर, दुर्व्यवहार भी हुआ है हमारे सामने, टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए, मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट है देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या?
ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का है। 42 साल मुझे पार्लियामेंट में आए हुए हो गए। 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ इंदिरा गांधी। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ एक बार फिर से आपसे करवाते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जयकरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस से। जयकरण जी, आपके पास मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत के साथ कि आखिर महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें इतना बड़ा सियासी संकट चल रहा है, किस तरीके से उबर पाएगी वहां की सरकार? जी, ये संकट कह लिया जाए या आपदा में अवसर कह लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस समय आपदा में अवसर तलाश करने का काम करती है जब देश की हालात बहुत बद से बदतर होती है। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर है, रोजगार की मांग कर रहा है। हमारा देश आज अस्थिर है और इसी में देश के चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी को इस अवसर में सरकार बनाने को सूझी है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि ये सब 4 दिन के मामले हैं, 4 दिन बाद सब शांत हो जाएंगे। कुछ होने वाला नहीं है, पानी के बुलबुले हैं, ये सब शांत हो जाएंगे। ठीक है, आलोक वस्ते, पानी के बुलबुले हैं, कुछ दिन में शांत हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं जयकरण जी? आलोक वस्ते जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? उपाध्याय साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवसैनिक जिस तरीके से इस समय मौजूद हैं, कुछ शिवसैनिक जो हैं वो सूरत के होटल में मौजूद हैं। और अगर बात करें शिंदे की, तो उनके समर्थन में जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं गुवाहाटी में। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो सरकार है ये अपना काम करती है। और क्योंकि कहा जाता है कि तो जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है उसमें माहिर हैं शरद पवार, और शायद वो इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आपदा में अफसर की बात जयकरण जी कह रहे हैं कि आपदा में अफसर तराशने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी आगे यहाँ पर सरकार बना पाएगी या फिर एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार काबिज रहेगी। चलिए, आलोक बस जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आलोक बस जी, आवाज मिल पा रही है? उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज उन तक नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस समय महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार बागी हो रही है, आपको बता दें कि इसी बीच शिवसेना के 2 और जो विधायक है वो बागी हो चुके हैं और वो गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम तक 50 एमएलए जो है वो ठाकरे के खिलाफ हो सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र में ये राजनीति को बदल पाएंगी या फिर राजनीति एक नया परवान चढ़ती नजर आएगी महाराष्ट्र में। क्योंकि विधायकों की जोड़ तोड़ का खेल लगातार जारी है, चाहे आप बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें और इसके साथ महाविकास आघाड़ी सरकार की बात करें। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे सारे जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं और विधायक जो हैं वो पूरे तरीके से एकजुट हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के दो और विधायक जो हैं संजय राठौड़ और योगेश कदम एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं। अब जिस तरीके से ये विधायक जो हैं वो आपसी समर्थन में आ गए हैं, इसके बाद 42 विधायक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आलोक वत्स जी, आवाज मिल पा रही है आपको? पा रही है जी। जयकरण जी कह रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र में जो संकट चल रहा है वो बीजेपी जो है वो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। देखिए मुस्कान जी, उद्धव ठाकरे का खेल खत्म है। मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था और आज मैं फिर दृढ़ता से बोल रहा हूँ, जितने भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, देशभक्त ताकतें हैं, वो सब इकट्ठा हो रही हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उनकी अंतरात्मा ने उनको झकझोर दिया। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इकट्ठे मिलकर सरकार चलाने के लिए वोट दिया था, जिसको इन्होंने नकार के, और शरद पवार जी के एनसीपी और कांग्रेस जो बिल्कुल विपरीत में विचारधारा की पार्टियां थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाने की कवायद की और ये उनको कबूल नहीं हुआ। बहुत दिन तक वो अपने भावना को दबाए रखे, जब अंत में नहीं दबा पाए तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब वो राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्र हित की ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है। चलिए उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है मुस्कान। आलोक वत्स साहब कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो राष्ट्र जो हित में है ताकतें, उनके साथ मिलकर सरकार चलाएंगी। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी जनता चुनकर भेजती है। वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकते हैं, देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? विचारधारा की बात है तो किसकी विचारधारा कितनी पवित्र है ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी मंच साझा नहीं करते थे, कौन सी विचारधारा थी? बीजेपी उनके साथ मिलकर सत्ता में है। कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता में रहे, कौन सी विचारधारा का मेल था? कोई विचारधारा नहीं है उसका, सिर्फ सत्ता चाहिए सब। उसके लिए विचारधारा को भी तिलांजलि दी जाती है और पार्टी को भी तिलांजलि दी जाती है। ये बात अलग है पब्लिक में जब कोई नेता किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो कहता है वो जनता के हित में है, देश हित में है, जबकि जनता जानती है कि नेता का भला इसी में। राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है और व्यवसाय नजर आता है। घाटे का सौदा कोई नहीं करता है, तो न तो कोई राजनीति कर रहा है घाटे की और न कोई जनप्रतिनिधि। हर जनप्रतिनिधि सत्ता में भागीदारी चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मलाई चाहता है और यही महत्वाकांक्षाओं से विचारधारा से अलग ले जाती है। और कहाँ विचारधारा की बात करते हैं मुस्कान? राजनीति में बहुत सारी विसंगतियां हैं। 30 साल की सेवा के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी आम आदमी को, नेताजी 4-4 पेंशन लेंगे। तो कहाँ संविधान, कहाँ विचारधारा, कहाँ नैतिकता? शब्द हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और तो और मैं ये देख रहा हूँ, टिकट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, 2 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ खर्च किए जाते हैं और तो और सब पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक सुरक्षा की बात करती हैं लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं आती। विडंबना देखिए, कहेंगे कि हम राजनीतिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, तो राजनीति एक परिहास बन गई। महाराष्ट्र में जो हो रहा है बेमेल गठबंधन, कोई 2.5 साल तो ठीक लगा आपको, चल रहा है 2.5 साल से। एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे, क्यों मंत्री बने बेमेल गठबंधन में? तो ये कहने वाली बातें हैं
और कहने में अच्छी उपाध्याय लगती साहब, हैं। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कुछ इस तरीके से है कि 40 विधायक जो हैं वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। अब तो 42 हो गए हैं, 2 और जो विधायक हैं वो मौजूद हो गए हैं, वहां पर निकल गए गुवाहाटी के लिए, तो वहां पर 42 विधायक हैं। अब बीजेपी के पास कुल अभी 113 सीटें हैं। अगर वो 42 मिल जाते हैं तो बहुमत बन जाता है बीजेपी के पास। लेकिन ऐसी कौन सी वो रणनीति हो सकती है जो शरद पवार अपना सकते हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार को बचा सकते हैं? देखिए, शरद पवार हुए, संजय राउत हुए, ये भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। और राजनीति जैसे क्रिकेट बाई चांस है, उस तरीके से ही एक बाई चांस का खेल है। कब कौन किधर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और फिर ऐसे हालात में जब राजनीति को व्यवसाय बना लिया गया हो, विचारधारा दरकिनार करके हम सत्ता में आए, सत्ता चलाएं, तो वहां कोई भरोसा थोड़ा है। आज जो शिवसेना से टूटकर बीजेपी के पास आ रहे हैं या दूसरे के पास जा रहे हैं, क्या गारंटी है कल किसी और के पास नहीं जाएंगे? बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, शरद पवार हुए, संजय राउत हुए, कोई ना कोई खेल कर सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऊंट किस करवट बैठेगा, पीछे आपने महाराष्ट्र में देखा भी होगा, शपथ तक हो गई थी, बिल्कुल शपथ ले ली गई थी, लेकिन लास्ट में परिणाम क्या निकला? तो अभी भी क्या परिणाम निकलेगा ये कह देना मैं समझता हूँ अत्योक्ति होगी। हाँ, हालात ऐसे दिख रहे हैं, हालात ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ होगा, लेकिन क्या होगा अभी कह देना जल्दबाजी होगी। राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय साहब। जी मैं आ रही हूँ एक बार फिर से। जयकरण जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। देखिए, जो महाराष्ट्र माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में हुआ, क्या वही तो नहीं दोहरा रही है महाराष्ट्र में सरकार? क्या जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए सिंधिया तो साबित नहीं होंगे? जयकरण जी। हाँ, मुस्कान जी एक बात थोड़ा दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में जो हुआ था, क्या वही तो नहीं होने वाला है महाराष्ट्र में? महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो कहीं सिंधिया साबित हो जाएं? नहीं, अभी हमारे श्रीमान जी ने पूरी सच्चाई आपको बताने का काम किया है। उनकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। जो भी उनका वक्तव्य था वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए पूरी तरह से सही उतरने का काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने में उतना व्यस्त नहीं है जितना व्यस्त आज वो देश की व्यवस्था को लेकर चिंतित है। रही बात महाराष्ट्र की सरकार के देख रेख के लिए, तो हमारे पास शरद पवार जैसे महान अनुभवी नेता हैं, कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता को वहां नियुक्त किया गया है। और मैं इतना पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह चाल कामयाब नहीं होंगी। हम पहले भी परीक्षा में पास हुए हैं, आज भी परीक्षा में हम पास होंगे। भाजपा की ये मंसूबे धरे के धरे रहे, कल वो मजाक के पात्र बनने जा रहे हैं। ठीक है, मजाक के पात्र बनने जा रही है बीजेपी। आलोक वत्स जी कह रहे हैं। जयकरण जी। देखिए, जयकरण जी को पूरा अधिकार है जो भी चाहे बोल दे, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। जो वस्तु स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी पर यह साबित हो जाए कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। अगर भगवान की वही इच्छा होगी तो सपने देख सकते हैं, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं है। इनके खुद के लोग कर रहे हैं, तो ये उनको रोके। हमारा इसमें क्या रोल है? हम तो तटस्थ हैं। अगर वो आएंगे हमारे पास तब उस पर कोई बात होगी। अभी तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही है और लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, अमित शाह जी पर उंगली उठा रहे हैं। तो उन लोगों का क्या रोल है इसमें? भाई स्वतः उन लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ। और देखिएगा शाम तक
ये गिनती 50 को क्रॉस कर जाएगी। आ रही हूँ जयकरण जी। जितने भी लोग वहां असंतुष्ट, असहज महसूस कर रहे हैं, वो सब के सब बाहर आ जाएंगे। उनका एक ही डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, जनता ने आपको मिलकर सरकार चलाने के लिए वोट दिया था, आप उसी को एक्सेप्ट कीजिए और उनकी कोई डिमांड नहीं है। और ये भी वस्तु स्थिति है कि हम मिलकर चुनाव लड़े थे, सत्ता के लोभ में इन्होंने बेमेल गठबंधन कर लिया। न विचारधाराओं का मेल था, न राष्ट्र हित में कोई मेल था। ये सिर्फ सत्ता भोगने के लिए एक बेमेल शादी हो गई थी, जो शादी नहीं चल पाई। जयकरण जी। मुस्कान जी, देखिए कभी कभी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये उठा पटक जो है ये राजनीति है, राजनीति में सब लगा रहता है। लेकिन दुख तब होता है जैसे हमारे बीजेपी के साथी ने अगली बार कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्र विरोधी पार्टी या राष्ट्र विरोधी लोग। मुझे दुख तब होता है कि जो लोग हमारे विधायक है, जो लोग हमारे सांसद है, जो लोग महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? बिल्कुल। आज और अगर वो राष्ट्र विरोधी है केंद्र में, जयकरण जी, अगर वो राष्ट्र विरोधी है तो बीजेपी अपने राष्ट्रवादी पार्टी है उसमें शामिल क्यों करवा रही है फिर राष्ट्र विरोधी लोगों को? मुस्कान जी मेरा दूसरा करवा रहे हैं शामिल। मुस्कान जी, गंगा है, जो भी आएगा निर्मल हो जाएगा। वॉशिंग मशीन है। जयकरण जी दीजिए, बीच में बात कट जाती है, मैं कह नहीं पाता पूरी बात। मेरा इतना कहना है कि सुन लीजिए अगर जो बीजेपी, अगर मुस्कान जी, अगर जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वहां शरद पवार जी के पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक सांसद देशद्रोही हैं, शिवसेना पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, तो धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर और अमित शाह और चाणक्य पर कि उनके केंद्र में शासन होने के बावजूद भी यहाँ देशद्रोही लोग पैदा हो गए हैं, उनकी सरकार चलने का काम कर रही है। अरे राजनीति का एक स्तर होता है, इस तरह से किसी विधायक, किसी सांसद, किसी जनता के द्वारा इस तरह से आप पाकिस्तानी देशद्रोही मत बनाने का काम कीजिए। आप खरीद फरोख्त करना चाहते, मैं जानता हूँ कि आपके पास अकूत धन संपदा है, आपके पास बहुत बड़े उद्योगपति लोग हैं, आप हजारों नहीं करोड़ों अरबों में लोगों को आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन उनको देशद्रोही मत बनाइए। वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, हिंदुस्तान भारत देश के नागरिक है। ऐसे शब्दों से नवाजना आप तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये भारत देश है। भारत देश में हर नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। आपको सर्टिफिकेट देने का किसी का अधिकार नहीं है। ये संविधान मुझे हक देता है। जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता लगातार देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी पार्टियां, राष्ट्रद्रोही विरोधी विधायक, ये कैसे हो जा रहा है, वो भी उस समय जब मोदी और अमित शाह जैसे चाणक्य लोग इस देश में बैठे हैं। बहुत दुख होता है इस बात सुनकर। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, दूर का मामला है, लेकिन निवेदन है कि ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। ठीक है, आलोक वस जी। चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक सवाल वाजिब सा उठाया है। अभी वत्स साहब ने कहा था कि राष्ट्र विरोधी पार्टियां और राष्ट्रवादी पार्टियां मिलकर सरकार चलाएंगी महाराष्ट्र में। अगर ये शिवसैनिक राष्ट्र विरोधी हैं तो क्यों इतने लंबे समय से महाराष्ट्र में सरकार चली, और अगर ये राष्ट्र विरोधी हैं तो फिर बीजेपी ने ही इनके साथ मिलकर सरकार चलाई थी, आखिर क्यों? या तो बीजेपी में जब थे, बीजेपी के साथ गठबंधन था तो ये राष्ट्रवादी थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी से दूर हुए तो राष्ट्र विरोधी हो गए। और वत्स साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी गंगा है, गंगा। मुस्कान, जो जनता चुनती है विधायक, उन विधायकों का अपमान नहीं होता, वो जनता का अपमान है जिस जनता ने उनको चुना है। यानी लोकतंत्र में एक तरफ जनता सर्वोपरि है और दूसरी तरफ आप जनता का अपमान करें, ये अधिकार किसी को नहीं। हम सबको जनता की भावनाओं का और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए।
बात अलग है, सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आलोक जी की एक बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में बीजेपी गंगा नदी है। वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं कि इधर से पापियों को डालो उधर से निकालो, सब पवित्र हो जाते हैं और सब देश प्रेमी हो जाते हैं। हर मुद्दा, हर कोई केस उनके ऊपर से सब खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती अगर बीजेपी में चले जाए तो। दिक्कत यहीं से शुरू होती है और संवैधानिक संस्थाओं पर अगर उंगली उठती है तो वो इसीलिए उठती है। मान लीजिए हम ईडी की बात करें तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं, सत्ताधारी दल में कोई एक भी उनको ऐसा केस नहीं मिलता जिस पर के कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब एक बार फिर से। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुना देते हैं। बीच में कुछ मनमुटाव कहा, आपल्यावर काही नाराजी आहे वगैरे कोणावर? आपल्यावर मग आता चर्चा झाली त्यांच्याशी। एकनाथ शिंदे माझे जीवाभावाचे मित्र आहेत, सहकारी आहेत, आमच्यामध्ये कधीही पक्षात कोणाबरोबरच त्यांची नाराजी नाही आहे, ना उद्धव ठाकरेंवर ना आमच्यावर। आज आम्ही सकाळपासून चर्चा करतो आहोत, बोलतो आहोत आणि अत्यंत चांगला पद्धतीने आम्ही एकमेकांशी बोलतो आहोत। तर नेमकी काय आपलं बोलणं झालं किंवा त्यांच्या काय मागण्या आहेत असं त्यांनी काय सांगितलं का आपल्याला? त्यांच्या काही मागण्या नाही आहेत, नेमका रोष कोणावर आहे? त्यांच्या अजिबात मागण्या नाही आहेत, त्यांनी कोणताही अटी शर्ती या क्षणी ठेवलेल्या नाही आहेत। ते शिवसैनिक आहेत आणि त्यांच्या बोलण्यातून हे दिसतंय की ते शिवसेनेतच राहतील आणि शिवसैनिक म्हणूनच संपूर्ण आयुष्य काढतील। सर आदि सूरत आई नंतर हुआ है कि उनके बीच कोई नाराजगी और आपकी जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ मांग? बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही थी, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ। कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं। हम एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें हमेशा शेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है, कोई ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। संजय राऊतजी, राजकीय वर्तुळामध्ये एक चर्चा आहे की कुठेतरी शिवसेनेला महाविकास आघाडीतनं बाहेर पडायचं होतं आणि त्या बंडासाठी म्हणून एकनाथ शिंदेंनी हे पाऊल उचललं आणि त्यांच्या शिवसेना असे पाठीमागून कारवाया किंवा वार करत नाही। शिवसेना जे असेल ती समोरून एखादी गोष्ट करते। आज सकाळी सुद्धा माननीय शरद पवार साहेबांशी माझी चर्चा झाली, काळजी झाली। आज दिवसभर चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आप अपनी बात पूरी करें। राजनीतिक हिस्सा है कहाँ पर? कोई विचारधारा नहीं है, कोई राजनीतिक हिस्सा नहीं है। व्यवसाय में फायदा ही फायदा देखा जाता है, तो राजनीति एक व्यवसाय हो गई है। राजनीति का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। आज ठीक है, आर्य वत्स साहब, आर्य उपाध्याय साहब, वत्स साहब आवाज मिल पा रही है आपको? आलोक वत्स जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बता दीजिए जरा। जयकरण जी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इतने पूर्ण बहुमत के साथ है, तो आखिर क्या कारण है कि अगर महाराष्ट्र में राष्ट्र विरोधी पार्टी सरकार चला रही है तो क्यों नहीं सरकार गिरा देते आप? हम किसी की सरकार गिराने का काम नहीं करते हैं। आप देश में राष्ट्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त कर लेंगे? देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतों से मेरा अभिप्राय था जो बेमेल शादी हुई है, जहाँ कोई भी किसी भी तरीके का, शब्दों के मतलब में हेरफेर मत करिए। शब्द का मतलब जो होता है उसी पर रहिए। आप मुझे तो बोलने दीजिए मुस्कान जी। बोलिए। जो बिल्कुल विपरीत बेमेल किसी भी तरीके से कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े नहीं, उन लोगों के जो ये मेल हुआ है वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। उसमें स्वतः फूट हुआ है और इसके कारण लोग बिखर गए हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये ताकतें एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब ये इनका काम है उस विद्रोहियों को रोकें, हमारा उसमें क्या रोल है? तो फिर क्यों असम में उनको पनाह दी जा रही है? क्या कारण है कि इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है होटल के बाहर जहां वो रुके असम में,
और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा तो पूरे तरीके से करीबी माने जाते हैं बीजेपी के, और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक विश्वसनीय है। नहीं आलोक बस्ती, भारतीय परंपरा में एक बार शादी हो गई, आप ही कह रहे हैं बेमेल शादी हो गई है, तो शादी हो गई तो 7 जन्म तक निभाना पड़ता है फिर इसको, तो ये तो भारतीय परंपरा है। आप उसको तलाक दिलवा रहे हैं क्या? उपाध्याय साहब, ये भी तो है ना कि महाराष्ट्र को पूरे तरीके से निहारने में बिजी है बीजेपी, कहीं बिहार में भी जरा नजर मार लेते तो बेहतर होता। मैंने पहले ही कहा कि आप एक तरफ तो देखिए, पैरामीटर एक ही होना चाहिए, या तो बेमेल गठबंधन होने ही नहीं चाहिए, आप करेंगे तो वो बेमेल भी अच्छा गठबंधन हो जाएगा, वो देश हित में दूसरा करे तो फिर वो राष्ट्र विरोधी ताकत बन जाता है। तो ये जनता भी देखती है, जनता भी समझती है, हमारे दर्शक भी जानते हैं, ये शब्द शोभा नहीं देते। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय साहब, मैं जयकरण जी के पास उनकी प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद आऊंगी आपके पास। जयकरण जी। मुस्कान जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कह लीजिए कि सफेद और काले जैसा अंतर है। भारत आज जिस प्रकार से अभी हमारे अनुभवी साथी कह रहे थे, उनकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भाषण देती है वो कभी अपने जीवन में नहीं उतारने का काम करती। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है उसको कभी वो लागू करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है इस देश में हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान करना, ऊंच नीच की खाई बनाना और इस देश की व्यवस्था को कुछ चंद लोगों तक सीमित कर देना। इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। आज जब देश पूरी तरह से अशांत है, हमारे देश का भविष्य सड़कों पर है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, जिनकी बात में वो ताव है, वो हनक है कि जिनके एक शब्द से लोग थर्रा जाते हैं, तब इनको हमारे देश के नौजवानों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारे देश के नौजवानों को अपने योजना के बारे में बताने का इनके पास समय नहीं होता है, लेकिन सरकार के लिए ये एक इनका चरित्र है कि जब देश अशांत है उस समय उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र की एक नई शुरुआत की है, जिससे इनकी कमियां उजागर ना हो पाए। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करने का अंतर है, अब धीरे धीरे जनता जान चुकी है, ये कुछ भी करे अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। ठीक, मेरा एक सवाल है आपसे, ये सूत्र भी कह रहे हैं और खुद वत्स साहब ने तो बहुत खुले में ये दावा कर दिया है कि शाम तक 50 विधायक शिवसेना के वो चले जाएंगे गुवाहाटी में, उनके समर्थन में हो जाएंगे एकनाथ शिंदे के। 50 विधायकों की बात की जा रही है, यानी कि अगर कुल 50 होते हैं तो लगभग शिवसेना के पास तो 56 विधायक है, 50 चले गए तो मात्र 6, और अगर महाविकास अघाड़ी सरकार का देखें तो 100 विधायक रह गए आपके पास। किस तरीके से बहुमत का आंकड़ा पर पहुंचेंगे आप? 44 विधायक को आपको वापस लाना पड़ेगा ना बहुमत में आने के लिए। मुस्कान जी, मैंने एक बात आपसे शुरू में ही कह दिया कि हमारे पास शरद पवार जैसे नेता हैं, कमलनाथ जी वहां नियुक्त किए गए हैं, हमारी पार्टी का पूरा निगरानी चल रही है, उस पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने जा रही जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो या उनके षड्यंत्रों में हम फंसने नहीं जा रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है, मैं बार बार कहता हूं कि शरद ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उल्टे मुंह खानी भाजपा को ही पड़ेगी, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, वत्स साहब आवाज नहीं पा रही है आपको? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाए अपनी, तो वहाँ क्या चमत्कार करेंगे? मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। वत्स साहब आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप महाराष्ट्र को इतनी कह सकते हैं कि प्याज भरी आंखों से देख रहे हैं, तो बिहार में भी जरा एक बार गौर कर लीजिए। महाराष्ट्र में तो आप एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन बिहार की भी देख लीजिए राजनीति एक बार क्या कुछ चल रही है वहाँ पर। बिहार में सब सही है,
ये आप लोगों की गलतफहमी है। बिहार में कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं, नहीं ये है। आपकी गलतफहमी है। बिहार में गंगा जमुना तहजीब पर चल रही है सरकार। थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपस में तय हो जाते हैं। आज से नहीं, 15 साल से ये शासन चल रहा है। यानी कि इस बार, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। जब गंगा जमुनी तहजीब पर बिहार में सरकार चल सकती है तो महाराष्ट्र में भी चल रही है, तो आप क्यों आपदा में अवसर तलाश रहे हैं फिर? तो महाराष्ट्र में हमने क्या किया है? उन्होंने खुद ही आपस में तालमेल बिगाड़ लिया है। इसमें हमारा क्या मैं तो दोष है? पूछ रही हूँ ना आपसे, आपने ये किया है कि आखिर, सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए। आप पूछ रहे हैं आपने क्या किया। आपने ये किया है कि जब सूरत में मौजूद थे एकनाथ शिंदे के साथ तमाम विधायक, वो असम के गुवाहाटी में आते हैं, और गुवाहाटी में किस तरीके से आते हैं देखिए, स्पेशल विमान, और उनका जो होटल है पूरे तरीके से सिक्योर है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है वहां की। और अगर महाराष्ट्र के असम के सीएम की मैं बात करूं, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वो तो प्रधानमंत्री के भी सबसे विश्वसनीय पात्रों में से एक है। क्यों नहीं आप पर सवाल उठेंगे? अगर वहाँ जाना चाहते थे तो क्या दिक्कत है? वहाँ गए हैं, वहाँ रह रहे हैं, सुरक्षा में रह रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी तो सरकार ने बढ़ाई होगी, वो अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर चले क्या? सरकार को सिक्योरिटी देना विधायकों को सरकार का काम है, दे रही है। अगर सरकार को विधायकों को सिक्योरिटी देने का काम है, तो फिर सिक्योरिटी तो कांग्रेस के कई विधायक जो गुजरात में आपने जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया था, उनको भी मिलनी चाहिए थी। वत्स साहब, चलिए अब जवाब नहीं है। उपाध्याय साहब, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कह रहे थे कि भी बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में प्रॉब्लम तभी होती है जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है, और राष्ट्रपति का चुनाव सर के ऊपर है, तो प्रॉब्लम वहां भी आ सकती है। प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं थी, लेकिन क्यों नहीं? और ये देखिए ना, अभी जो अग्निपथ का विरोध हो रहा है बिहार में, उसमें किस तरीके से जो आरजेडी है, नीतीश कुमार की सरकार है, और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और आपस में आमने सामने आ गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन को लेकर। तो आखिर कैसे मान लिया जाए सब कुछ सही है? और फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। देखिए कहाँ गंगा कहाँ यमुना, कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। बिहार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर महाराष्ट्र में ठीक नहीं चल रहा तो बिहार में भी कुछ ठीक नहीं है। वहां भी कब क्या खेल हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और देखिए जहां तक आलोक भट्ट जी का प्रश्न है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के मित्र को भी अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा बीजेपी का ही पक्ष रख रहे हैं कि भी वो चाणक्य, इसने ये गलत किया, उसने सही किया। कौन गलत है कौन सही है, आज वो पैरामीटर बदल चुके हैं। जो सत्ता में है वो सही है, गलत होकर भी सही है। जो विपक्ष में है वो सही होकर भी गलत है, ये बात मानना पड़ेगा। और विपक्ष को अपनी मजबूती को बढ़ाना होगा, एकजुटता को और मजबूत करना होगा। विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होना चाहिए वो नहीं है, उसी का परिणाम है कि बहुत सारी विषम परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए परिणाम क्या होंगे। मुझे जो लग रहा है कि भी राज्यपाल कहेंगे कि बहुमत साबित करिए, और बहुमत के लिए आप देखेंगे कि ये जो एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप है, चाहे वो 33 हैं या 40 हैं, ये लोग अनुपस्थित रहेंगे या तटस्थ रहेंगे। सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, और ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, तो सरकार बन जाएगी। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू देखिए, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल शिवसेना के एक सच्चे सिपाही हैं। तो संजय राउत जो कह रहे थे, वो अभी उन्हें उम्मीद है कि वो शिवसेना से इतर नहीं जाएंगे, और घर में है, जो घर का मामला है वो शायद सुलझा लिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि सरकार कंटिन्यू करे, तो उसकी संभावनाएं कम जरूर नजर आती हैं, लेकिन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। मैं बार बार कहता हूं, संभावनाएं एमएलसी चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी उपाध्याय साहब, तभी जो शिवसेना है उसने अपने विधायकों को संभाल कर रखा था, होटल में रखा था, बाड़ेबंदी की थी महाराष्ट्र में भी एमएलसी चुनाव को लेकर।
लेकिन उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई। अब देखिए कितनी सीटें चली गई है, 5-5 सीटें लगभग आई है और कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन बात अब ये भी है कि संभावनाएं अब भी है और एकनाथ शिंदे जैसे ही एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं वैसे ही जो बगावत के सुर उनके देखे जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वैसे ही शिवसेना के संपर्क से टूट गए हैं एकनाथ शिंदे। देखिए, एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के काफी नजदीकी माने जाते रहे और सरकार में मंत्री भी थे। एक उनका अपना कद शिवसेना में है, उतना बड़ा कद क्या बीजेपी में मिल पाएगा? प्रश्न चिन्ह। पहले भी शिवसेना से बहुत सारे लोग गए हैं, इस बार टूट कुछ ज्यादा भारी है। संख्या बल में संजय निरुपम गए, छगन भुजबल उज्जवल गए, तो बहुत सारे लोग गए, लेकिन वही 4, 6, 8 विधायक लेके जाते हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि भी एक साथ 40 विधायकों का टूट जाना। इसका मतलब था कि शिवसेना अंदरूनी जो अपना घर है उसको संभाल कर नहीं रख पाई। ऐसा नहीं कि भी पार्टी आला कमान को खबर न लगी हो, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता रहा और पार्टी आला कमान बेखबर रही कि 40 विधायक पार्टी से अलग होकर और दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। खबरें जरूर होंगी, मैं ये नहीं मान सकता हूं कि भी उद्धव जी को नहीं पता होगा कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसे हल्के में लिया उन्होंने। जो डैमेज कंट्रोल आज हो रहा है, जिस शिद्दत के साथ हो रहा है, अगर ये बगावत की खबरें जब आ रही थी तभी से डैमेज कंट्रोल किया जाता तो मैं समझता हूं इस परिस्थिति से बचा जा सकता था। और रहा देखिए, कौन गठबंधन बेमेल है, कौन मेल है, ये कौन तय करेगा? हम अपने आप खुद तय नहीं कर सकते। सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे समय पर करती रही हैं, एनडी से कनेक्ट कर देती है। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिवसेना, ये ट्रस्टेड ट्रांसफर वोट था। ठीक है। लेकिन शिवसेना अगर इस समय इलेक्शन लड़ती है तो कांग्रेस का या एनसीपी का वोट शिवसेना को ट्रांसफर नहीं हो सकता। और मैं जो बात करता हूं महाराष्ट्र में लोगों से, वो लोग भी यही कहते हैं कि शिवसेना को इस समय नुकसान होगा अगर इलेक्शन होता है, अगर कोई चुनाव होता है। क्यों? पहले क्या होता था कि देखिए, दोनों पार्टियों की विचारधारा एक थी, हिंदूवादी विचारधारा थी, तो बीजेपी का वोट शिवसेना को ट्रांसफर हो जाता था और शिवसेना का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता था। अगर इस समय जो महाविकास आघाड़ी है, ये इलेक्शन में अगर मिलके भी जाता है और सीट शेयरिंग भी कर लेता है मुस्कान, तो भी एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा। और इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ शिवसेना को ही उठाना पड़ेगा। और जो एमएलए हैं वो इसी बात से चिंतित हैं शायद। मेरा मानना है जो चिंता है सबसे बड़ी, वो एमएलए के अंदर यही, विधायकों के अंदर यही चिंता है कि जो हमारा बेस वोट बैंक था वो कहीं खिसक रहा है और आगे इलेक्शन। ठीक है उपाध्याय साहब, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। जाकरण जी, आखिर इस टूट का कारण क्या समझा जाए? जो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अंदर ही अंदर इतनी टूट गई कि 50 के करीब विधायक इस तरीके से बगावत के तौर पर उतर आए हैं। अभी 42 है, 50 की उम्मीद लगाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से भी ये खबरें 50 हो सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि अंदर ही अंदर इतनी टूट गई महाविकास आघाड़ी सरकार? देखिए, एक कारण नहीं, बहुत सारे उपाध्याय साहब आ रही हूँ। जाकरण जी से सवाल था मेरा। जाकरण जी, देखिए मुस्कान जी, शिंदे साहब शिवसेना के एक बड़े नेता हैं और ठाकरे साहब के बहुत ही करीबी। एक सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए उन लोगों को। तो शिंदे साहब के ऊपर निगरानी करना या उनके ऊपर अविश्वास जताना ये बेईमानी होती। अगर जो उनके मन में क्या चल रहा है, अपने करीब पर ही ना विश्वास किया जाए तो किसके ऊपर किया जाए? रही बात संजय राउत जी ने अभी कहा है, ये जो भी मामले हैं हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, हमारे पार्टी के हैं, जल्द ही इसको हम समझाने का काम करेंगे, हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे, सुलझा लेंगे। उसकी व्यवस्था भी हो रही होगी और मुझे लगता है कि सारे नेता उस पर लगे भी हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस बीच? अगर जाती है सरकार महाविकास आघाड़ी की तो कांग्रेस कहाँ रुकेगी? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देना बहुत जल्दबाजी होगी।
ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी देखना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि सारे विधायक कि जितने लोगों को आप कह रहे हैं कि ये वहाँ बैठे हैं, हो सकता हो सारे विधायक हमारे ही पार्ले में कल बैठे नजर आए, हमारे साथ ही खड़े नजर आए। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी कुछ कहना ठीक नहीं। चलिए ठीक है, आलोक वत्स जी। अब इसमें कभी कोई दोमत नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है। वो शाम तक गिर जाए, कल दोपहर तक गिर जाए, कल रात तक गिर जाए, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इनके खुद के कारणों से वो पार्टी टूटी है। इनके खुद के लोगों ने विद्रोह किया है, इनके खुद के लोगों ने शर्तें रखी है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर वो असम में जाके हमारे संरक्षण में है तो कहीं का भी एमएलए आएगा तो वहाँ की सुरक्षा प्रदान करना उस प्रदेश का काम होता है। लेकिन बीजेपी ने तोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस तोड़ फोड़ से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की जनता ने आपको वोट दिया था हमारे साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए, क्योंकि गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे। बाद में सत्ता के लोभ में ये कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। ये बेमेल शादी थी और ये शादी चल नहीं पाई। किन्हीं कारणों से ये कुछ दिन तक चला और उसके बाद ये विद्रोह हो गया। और अब जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ एक स्थिर सरकार होगी और नीतियों के साथ संघर्ष की सरकार होगी। चलिए ठीक है। मैं आ रही वत्स साहब, आ रही एक बार फिर से आपके पास। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुना देते हैं जनता को। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके नहीं। लेकिन आपको लगता है सर उद्धव चलिए, तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जो है वो भी महाराष्ट्र पहुंचे हैं, मुंबई पहुंचे हैं और वहां पर वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति जो है उसको नियंत्रण में रखने वाले हैं। आलोक वत्स जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति नहीं रह गई है। अब पानी बहुत बह चुका है, अब ये वापस होने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार का जाना तय है और वहां पर एक स्थिर और सुदृढ़ सरकार की स्थापना होगी, जहां पर लोगों की तर्कसंगत बातें होंगी और एक धारा में चलने की बात होगी। कहां कांग्रेस की नीतियां पूरब और कहां शिवसेना की नीतियां पश्चिम, ये कितने दिन बेमेल शादी चलती। इसको तो डाइवोर्स होना ही था। ये जितने दिन चल गया वही बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक पार्टी जिसने 482 अरब रुपया भारत का, जिन्होंने अपने 60 वर्ष के रेजिम में खा लिया, घोटालों का अंबार लगा दिया, जिनके सारे नेता बेल पर हैं, जिन्होंने 8 वर्ष तक आज तक एक अध्यक्ष नहीं बना पाए अपना स्थायी, उस पार्टी के साथ ये मेल करके कितने दिन जनता की आंख में धूल झोंकते। तो ये तो होना ही था। अब आगे देखिए, महाराष्ट्र के अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास में एक अच्छी सरकार का निर्माण होने जा रहा है। जागरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जागरण जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, समय की कमी मेरे पास। व्हाट्सएप का ज्ञान दे देना ये मेरे समझ से बहुत ठीक नहीं है। मेरे साथी को ये भी बता दीजिए कि जब इन्होंने बीटीपी के साथ सरकार बनाई थी, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं, जिनको ये कहना चाहते हैं कि आतंकवादी के सहारे ही ये पार्टी चलती है, उसके साथ जब इन्होंने सरकार चलाई तो फिर वो आतंकवादी नहीं रहे, इनके हिसाब से वो पार्टी चल गई। जब कुमार स्वामी की सरकार इन्होंने गिराई तब इनके मन में विचार नहीं आया। बिहार में जब इन्होंने किया, जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था उसके सरकार बनने के, तब इनके समझ में बात नहीं आई। मध्य प्रदेश में इनको समझ में नहीं आया। आज ये महाराष्ट्र के लिए ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे हैं मुस्कान जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये अपने हित की बात करते हैं। इनके पास मुद्दे की कोई बात ठीक है जागरण जी, ठीक है, समय समाप्त हो गया मेरे पास।
ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी आपदा में अवसर तराश पाएगी या फिर जो डैमेज कंट्रोल है वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार कर पाएगी। क्योंकि संजय राउत है, शरद पवार है, बहुत से राजनीति के माहिर लोग हैं शिवसेना के पास। अब देखना होगा कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति बन पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।